अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के कुएं में पूजा करने के म्यूनसिपलिटी के नोटिस पर अमल पैराना होने को यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। इससे इलाके के तमाम फिरका परस्तों और माहौल ख़राब करने के लिए तैयार बैठी तंजीमों के मंसूबों पर पानी फिर गया। म्यूनसिपलिटी के नोटिस की आड़ लेकर शरपसंद एक बार फिर तनाज़े को हवा देना चाहते थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अपील करते हुए सूरत हाल को जू का तू बरकरार रखने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलाइल से इत्तेफाक कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी की अर्जी पर समाअत कर रही थी, जिसमें 19 नवंबर 2024 को ज़ेली अदालत के जरिए मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर को मुकर्रर करने की हिदायत को चैलेंज किया गया था। मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने समाअत के दौरान बेंच की तवज्जो संभल म्यूनसिपलिटी के नोटिस की तरफ दिलाई, जिसमें मस्जिद के कुएं को मंदिर होने का दावा किया गया था। कोर्ट ने इस ताल्लुक से अहकाम जारी करते हुए मामले की अगली समाअत 21 फरवरी को मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करके मुतनाज़ा संभल मस्जिद के इर्द गिर्द कुएं के इस्तेमाल और पूजा से मुतालिक मुकामी बल्दिया की तरफ से जारी अवामी नोटिस पर 21 फरवरी 2025 तक अमल दरामद न करने और 2 हफ्तों में सूरत हाल की तफसीलात पेश करने की हिदायत भी दी। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हस्ब आदत एक बार फिर मुसलमानों और इनकी इबादत गाहों को तनकीद का निशाना बनाया और वक्फ बोर्ड को जमीन माफिया का बोर्ड करार दिया। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में मुसलमानों को इंतबाह दिया कि इलाहाबाद के कुंभ में जिन्हें आस्था हो वही यहाँ आए, वरना कुछ भी गड़बड़ी होने पर सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कुंभ इलाके में वक्फ की ज़मीन का दावा करने वालों को भी आगाह किया और दीगर मसाजिद के हवाले से ये नसीहत दी है कि किसी भी मुतनाज़ा ढांचे को मस्जिद कहने से गुरेज करें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी ने कुंभ मेला इलाके में मुनक़िदा एक प्राइवेट टीवी चैनल के प्रोग्राम में महाकुंभ के दौरान मुसलमानों के दाखिले से मुतालिक सवाल पर कहा कि जो लोग रिवायती तौर पर संगम में स्नान करने आएंगे इन्हें खुश आमदीद कहा जाएगा, लेकिन जो लोग ये कहेंगे कि यह ज़मीन वक्फ की है तो इनकी डेंटिंग पेंटिंग यानी माकूल इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अपने मनसब का ख्याल किए बगैर इस तरह के बयानात दिए हैं, इनका इनडायरेक्ट मतलब क्या था? आप नाज़रीन कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दिल्ली असेंबली इंतख़ाबात के ऐलान के बाद गुज़िश्ता रोज़ इदारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को नीम फौजी दस्तों की 70 कंपनियां BSF, CRPF, ITBP, SSB, राजस्थान आर्म्ड फोर्स फराहम की। ये दस्ते दिल्ली के तमाम 15 अजला के DCPs के हवाले किए गए। हर असेंबली हल्के में नीम फौजी दस्तों की एक कंपनी तैनात कर दी गई है। ये दस्ते इंतख़ाबात के अख्ताम तक अपने इलाके में बाकायदा गश्त करते रहेंगे। ये दस्ते न सिर्फ शरपसंद अनासिर से निपटेंगे बल्कि खुफिया मालूमात के जरिए किसी भी किस्म की गड़बड़ी की इत्तला मुकामी पुलिस को फराहम करेंगे। नीम फौजी दस्ते की एक कंपनी में 130 से 140 अहलकार शामिल हैं। इंतखाबी सेल के एक आला अफसर के मुताबिक इंतखाबात के दौरान सबसे ज़्यादा शराब की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पैसे की तकसीम के वाक़ात पेश आते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 150 सर्वेलेंस टीमें तश्कील दी है। ये टीमें शराब की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पैसे की तकसीम पर ख़ास नज़र रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि वो भगवान नहीं बल्कि इंसान हैं। ज़रोडा के शरीक बानी निखिल कामत के प्रोग्राम पॉडकास्ट को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो क़दीम नज़रिए को ख़त्म करते हुए नए नज़रियात को कबूल करने तैयार हैं। इसके साथ साथ ऐसा नागुज़ीर नज़रियात को भी अपनाने तैयार हो जो अपने कौम को पहले के नज़रिए से मुताबिकत पैदा कर सकें। मोदी ने कहा वो अपनी कामयाबी को अपनी टीम से मंसूब करते हैं जिसने हालात को अक्लमंदी से निपटाया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कई बासलाहियत नौजवान सियासतदान हैं, ताहम उन्होंने इनमें से किसी का नाम लेने से गुरेज करते हुए कहा कि अगर मैं किसी का नाम लूँ तो दीगर से नाइंसाफ़ी होगी। एक सवाल के जवाब में मोदी ने कहा कि मैं कई ऐसे अफराद को देख रहा हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। जब मैं गुजरात में था मैं कहता था कि मैं आइंदा 20 सालों के लिए एक टीम तैयार करूँगा। मैंने वो किया है। मेरी कामयाबी मेरी इस टीम में है जिसने चालाकी व अक्लमंदी के साथ हालात से निपटा है। यही मेरी असल शिनाख्त है। मोदी ने कहा सियासत में ऐसे अच्छे अफराद के मुसलसिल दाखिले की ज़रूरत है जो पुरअज़्म अंदाज में मिशन के तौर पर अंजाम दे सकें। इस सवाल पर कि आया वो नौजवान सियासतदानों में सलाहियतें पाई जाती है,
मोदी ने कहा, कई एक ऐसे नौजवान सियासतदान हैं जो काम को मुहिम की तरह अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ये मेरी ज़िंदगी का मंत्र रहा है कि हम काम में गलतियां भी करते हैं, लेकिन ख़राब नीयत के साथ दानिस्ता कोई गलती ना करें। दारुल-हुकूमत दिल्ली के 23 स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल्स एक 12वीं जमात के तालिब इल्म ने भेजे थे। दिल्ली पुलिस ने इस तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब पुलिस ने बम की धमकी के मामले की तहकीकात की। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि वो इम्तिहान नहीं देना चाहता था। लड़के ने अपने इदारे को छोड़कर कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल्स भेजे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कई स्कूलों को बम की धमकियां मिली थी। तहकीकात के दौरान कुछ भी नहीं निकला था, लेकिन मुसलसिल बम की धमकियों ने पुलिस को परेशान कर दिया था। धमकियों के पेश नज़र पुलिस और तालीमी शोबे ने स्कूल के असातिज़ा के लिए एक सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया और इन्हें किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तरबियत भी दी। स्कूलों के अलावा कई एयरलाइंस को भी बम की धमकियां मिली थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी यानी पीर को कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरे के पेश नज़र वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर और गंदरबल अजला में सिक्योरिटी का फ़क़ीदुल मिसाल बंदोबस्त किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को कोजिड मोरा टनल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे के पेश नज़र हुकाम ने वादी बिलखुसूस शहर श्रीनगर के कर्ब व जवार में किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को नाकाम बनाने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला से मुत्तफ़िक़ हूँ। अगर इंडिया ब्लॉक के इत्तेहादियों को लगता है कि इसका अब कोई वजूद नहीं है तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इत्तेहाद सिर्फ लोकसभा के लिए था और अब ये नहीं है तो कांग्रेस को इसका ऐलान करने दें, हम अपने रास्ते खुद चुनेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एक बार इंडिया ब्लॉक टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोबारा बनने के काबिल तो पहले सोचें कि आगे क्या होगा। रावत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि लोकसभा इंतखाबात के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। अगर ये इत्तेहाद सिर्फ लोकसभा इंतखाबात तक था तो इसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसका ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई क़यादत। इत्तेहादियों को शक है कि इत्तेहाद में सब ठीक है या नहीं। हमने मिलकर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और अच्छे नतायज मिले। कांग्रेस को मजीद मनसूबाबंदी के लिए इंडिया ब्लॉक की मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चे के कारकुन जो कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचल के लोगों के बारे में इनके बयान के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 50 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मोर्चे की रियासती सदर संतोष ओझा की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने 11 अशोक रोड से पूर्वांचल समान मार्च निकाला। इस दौरान मुजाहिरीन नारे लगाते हुए फिरोज शाह रोड पर केजरीवाल की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर रखी थी और जब मुजाहिरीन ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 50 से ज़ायद मुजाहिरीन को तहवील में ले लिया। मुजाहिरीन केजरीवाल से पूर्वांचल समाज के बारे में अपने अल्फाज वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। कल तक मोदी हुकूमत पर तनकीद करने वाले मारूफ सहाफ़ी दिलीप मंडल ने मरकजी हुकूमत में ओहदा मिलते ही अपना रंग बदल दिया। उन्होंने एक तवील ट्वीट करके लड़कियों की तालीम के लिए कुर्बानियाँ देने वाली फातिमा शेख के तारीखी वजूद को झुटलाने की कोशिश की। इस पर इन्हें तनकीदों का भी सामना करना पड़ा है। वाज़ेह के फातिमा शेख को महात्मा ज्योति फुले और इनकी अहलिया सावित्री बाई फुले की मुहिम में एक अहम किरदार समझा जाता है। उन्होंने ही सावित्री बाई को लड़कियों का स्कूल खोलने के लिए अपनी ज़मीन दी थी। ये बात खुद दिलीप मंडल भी कई बार लिख चुके हैं, लेकिन उन्होंने अचानक एक ट्वीट किया। इनका कहना था कि मुझे माफ़ कीजिए, दरअसल फातिमा शेख कोई थी ही नहीं। वक्त की बात है, ऐसा करना पड़ता है, हज़ारों लोग गवाह है। ज़्यादातर लोगों ने पहली बार मुझसे सुना है। दिलीप मंडल के इस दावे के बाद मारूफ खातून सहाफ़ी सुजाता ने इसके जवाब में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 1986 में शाया हुई एक किताब के सफ़ात शेयर किए हैं। सुजाता का कहना है कि दिलीप मंडल किसी एहसास से कमतरी में पाए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि फातिमा शेख एक फ़र्दी किरदार है जिसे 2006 में इसने लिखा था। हालांकि वजारत इत्तलात और नशरियात की शाया करदा 1986 की किताब क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले में इनका तस्करा है, जबकि 1988 में शाया हुई एक निसाबी किताब में भी इनका जिक्र है। वाज़ेह के फातिमा शेख को महाराष्ट्र की तारीख में आला मुकाम हासिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे के प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। नई दिल्ली में 15 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब के ज़िमन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे में ऑस्ट्रेलिया का दौरा शामिल नहीं रहेगा। बहुत उतराई के मुताबिक चीफ मिनिस्टर सिंगापुर और डॉस का दौरा करेंगे। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 13 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाले थे, जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दौरा प्रोग्राम में शामिल था। नई दिल्ली में 15 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब मुकर्रर है, जिसमें शिरकत के लिए चीफ मिनिस्टर 14 जनवरी को नई दिल्ली रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि वो 15 और 16 जनवरी को नई दिल्ली में मरकजी वज़रा से रियासत के मसाइल पर नुमाइंदगी करेंगे।
रेवंत रेड्डी 17 जनवरी को सिंगापुर रवाना होंगे और 2 दिन तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जामे तरक्की का मंसूबा रखती है और अलहदा रियासत की तश्कील को 10 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की कौमी कौंसल इजलास से खिताब किया। हैदराबाद में CII का कौमी कौंसल इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना राइजिंग के तहत रियासत की तरक्की के मंसूबे से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद के करीब फ्यूचर सिटी को तरक्की देने का मंसूबा रखती है, जो न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सेउल और दुबई से मुसाबकत करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फ्यूचर सिटी को आलूदगी से पाक शहर बनाने का मंसूबा बनाया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि RTC में अनकरीब 3200 इलेक्ट्रॉनिक बसों का इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स से इस्तिस्ना दिया है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हैदराबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त तेज़ी से जारी है। हैदराबाद को आफत समावी से महफूज करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और हैदराबाद सैलाब से नजात हासिल कर लेगा। मूसी रिवर प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 55 किलोमीटर तवील मूसा नदी का अहिया अमल में लाया जाएगा और इसकी सफाई के अलावा नदी को खूबसूरत बनाते हुए सयाहती मरकज़ में तब्दील किया जाएगा। मरकजी वजारत अखिलती उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार IAS ने तेलंगाना में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करने का अहदेदारों को मशवरा दिया और कहा कि मुल्क भर में औकाफी जायदादों की तबाही से मुतालिक शिकायत आम है। मरकजी वजारत अखिलती उमूर के सेक्रेटरी आज एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद में थे। उन्होंने मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अलावा वक्फ बोर्ड और हज कमेटी की कारकर्दगी का जायजा लिया। अक़लियती आबादी वाले इलाकों में मुआशी और समाजी तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जिनका विकास कार्यक्रम पर अमलावरी की जाती है, मरकजी और रियासती हुकूमतों के इश्तराक से स्कीम पर अमल किया जाता है। डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अहदेदारों के अलावा स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद से अक़ामती स्कूलों की नई इमारतों की तामीर के बारे में मालूमात हासिल की। अहदेदारों ने बताया कि हज 2025 के लिए तेलंगाना से जो दरख्वास्तें वेटिंग लिस्ट में हैं, इन तमाम की मंजूरी का इम्कान है। अहदेदारों ने कौंसल जनरल इंडिया जिद्दा की जानिब से मीना में 3 दिन के लिए कंट्रोल रूम कायम करने की तजवीज़ पेश की ताकि अय्याम हज के दौरान तेलंगाना आज़मीन हज को दुश्वारियां ना हो। तेलंगाना हज कमेटी के रूल्स की मंजूरी के लिए मरकजी सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की गई। सदर BRS व साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से इनके फर्जंद व साबिक वज़ीर तारक रामाराव ने मुलाकात की। मेदक ज़िले के अरावली में वाक़ चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में यह मुलाकात हुई। इस मौके पर BRS के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली बलका सुमन और BRS लीडर P कार्तिक रेड्डी भी मौजूद थे। फॉर्मूला कार रेसिंग केस में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों की जानिब से जुमेरात को 6 घंटे की पूछताछ के बाद दूसरे दिन तारक रामाराव की अपने वालिद व पार्टी सदर KCR से मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत दी जा रही है। ज़राए ने बताया कि KT रामाराव, जो BRS पार्टी के कारगुजार सदर भी है, रियासत में BRS के इख्तिदार से महरूमी के बाद हुक्मरान जमात कांग्रेस की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों और फैसलों के खिलाफ तनहा तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान KCR ने KTR से ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के मुतवस्सित ज़ुमरे के खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री खिदमात, एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम और जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम के तहत इलाज रोक दिया गया। तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने बताया कि हुकूमत इन दवाखानों को तकरीबन 1200 करोड़ रुपए अदा शुदनी है। 400 बिस्तरों वाले इन दवाखानों में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम की जा रही थी, जो जुम्मे से रोक दी गई। एसोसिएशन के अरकान ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से अपील की कि वो मुदाखलत करते हुए ज़ेर-ए-इल्तवा मेडिकल बिल्स की इजराई को यकीनी बनाएं। सदर एसोसिएशन डॉक्टर V राकेश ने बताया कि मुतवातिर नुमाइंदगियों के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इलाज को बंद कर देना पड़ा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ऑपरेशन अंजाम देते हुए साइबर क्राइम के 28 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किए गए इस वसी तर ऑपरेशन के दौरान 28 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुलजिमीन तेलंगाना में 30 और मुल्क भर में 362 मुकदमात में मुलविस बताए गए। इन मुलजिमीन ने 10 करोड़ 48 लाख 98 हज़ार रुपये का धोखा दिया। मुलजिमीन का ताल्लुक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश से बताया जाता है। साइबर क्राइम के डिप्टी कमिश्नर पुलिस D कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बताई। पहले केस में 23 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। इन 23 मुलजिमीन ने 5 करोड़ 29 लाख 98 हज़ार 6 रुपये का धोखा दिया था। ये टोली रियासत में 30 केस में मुलविस बताई गई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के अमले ने जिला रंगारेड्डी के
मनीगोंडा में इलाके नेकनामपुरे में कई गैरकानूनी ढांचे मुनहदिम कर दिए। जराये ने बताया कि हैदरा को नेकनामपुरा झील पर कब्जा करते हुए गैरकानूनी ढांचों की तामीर की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद कमिश्नर हैदरा ए वी रंगनाथ ने इन गैरकानूनी ढांचों को मुनहदिम करने का हुक्म जारी किया था। जराये के मुताबिक पुलिस की सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान ये ढांचे मुनहदिम किए गए, जिसके दौरान मुकामी अवाम ने मज़ाहमत भी की। तेलंगाना ने नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में महाराष्ट्र के खिलाफ तारीखी फतेह हासिल की, जो अमरावती महाराष्ट्र में मुनक्किद हुई। इस मैच में हैदराबाद के बहादुरपुरा असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी फुटबॉल खिलाड़ी सैफ हुसैन अंसारी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी रियासत को फतेह दिलाई। मैच सख्त मुकाबले से भरपूर था, लेकिन सैफ की गैर मामूली महारत और अज़्म ने कामयाबी दिलाई। उन्होंने 2 फैसलाकुन गोल स्कोर किए, जिससे न सिर्फ तेलंगाना की फतेह यकीनी हुई, बल्कि तेलंगाना के उभरते हुए फुटबॉल टैलेंट को भी नुमायां किया। ये कामयाबी तेलंगाना के अवाम और ख़ास तौर पर सैफ के आबाई हल्के के लिए बेपनाह फ़ख्र का बास बनी है। इनकी मेहनत और पूरी टीम की लगन ने खित्ते में फुटबॉल के बढ़ते हुए रुझान को उजागर किया है। 12 मई 2024 को पुराने शहर हैदराबाद के इलाके तालाब कट्टे में एक बुलेट बाइक में आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसको बुझाने के लिए सड़क पर मौजूद अफराद कोशिश कर रहे थे। इसी असना में पेट्रोल टैंक बस्ट हो गई और तकरीबन 10 लोग इसकी जद में आ गए और झुलस गए, जिसमें 6 अफराद इंतकाल कर गए, जिनमें से कुछ आज भी जख्मों से परेशान हैं। इसी हादसे में एक नौजवान जो वहां खड़े थे आग की जद में आने से 60% झुलस गए। इन्हें किसी ने कोई मदद नहीं मिली। इनका नाम गौसुर रहमान है, वो शाहीन नगर के साकिन है, पेशे से बाउंसर है, 2 मासूम बच्चे के बाप है। इनके इलाज के लिए माली मदद की ज़रूरत है। इनकी सर्जरी के लिए 8 लाख रुपए का खर्च आ रहा। हम आज अपनी न्यूज़ के जरिए इनका QR कोड और कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, आप इनसे बात करते हुए इनकी माली मदद कीजिए।